केमिस्ट और शौकिया मौसम विज्ञानी ने 1802 में बादलों के क्लासिफिकेशन का एक सिस्टम दिया था। उन्होंने बादलों को सिरस, क्यूमुलस और स्ट्रैटस जैसे लैटिन नामों से पहचाना, जिन्हें हम आज भी इस्तेमाल करते हैं। इस वजह से उन्हें गॉडफादर ऑफ क्लाउड्स भी कहा जाता है। हाउ क्लाउड्स फॉर्म इन शॉर्ट। 1. इवेपोरेशन, सूरज की गर्मी से नदियों, तालाबों, समुद्रों आदि का पानी वाटर वेपर, पानी की गैसीय स्टेट बनकर हवा में ऊपर उठता है। 2. राइजिंग एंड कूलिंग, ये गर्म नम हवा ऊपर एटमॉस्फेयर में जाती है जहाँ टेम्परेचर कम होता है। 3. कंडेंसेशन, ठंडी होने पर वाटर वेपर हवा में मौजूद छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स या नमक के कणों के चारों ओर वाटर ड्रॉपलेट्स पानी की छोटी बूंदों या आइस क्रिस्टल्स में बदल जाती है। 4. क्लाउड फॉर्मेशन, इन्हीं अरबों खरबों छोटी बूंदों या क्रिस्टल्स का समूह हमें क्लाउड के रूप में दिखाई देता है। ये जानते हैं क्लाउड सीडिंग के इन्वेंशन और इसके पीछे के आइडियाज के बारे में। Who invented cloud seeding and where did the idea originate? क्लाउड सीडिंग का कॉन्सेप्ट 20वीं सदी के मध्य में सामने आया और इसके पीछे मुख्य रूप से जनरल इलेक्ट्रिक GE रिसर्च लैबोरेटरी के वैज्ञानिक थे। मुख्य आविष्कारक मेन इन्वेंटर विंसेंट जे शेफर को क्लाउड सीडिंग का आविष्कारक माना जाता है। वह एक अमेरिकन केमिस्ट और मौसम विज्ञानी थे। विचार की उत्पत्ति, ऑरिजिन ऑफ द आइडिया। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद विंसेंट जे शेफर और अर्विंग लंगविर, जो एक नोबेल प्राइज विजेता थे और GE रिसर्च लैबोरेटरी में काम करते थे, एयरक्राफ्ट पर आइसिंग की रिसर्च कर रहे थे। वे ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि एयरक्राफ्ट पर बर्फ कैसे जमती है। इसी रिसर्च के दौरान जुलाई 1946 में शेफर ने एक डीप फ्रीज बॉक्स में एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने एक लैबोरेटरी मेड क्लाउड बनाई, लेकिन वह क्लाउड उतनी ठंडी नहीं हो रही थी जिससे आइस क्रिस्टल्स बन सकें। उन्होंने टेम्परेचर को कम करने के लिए उसमें ड्राई आइस, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड का एक टुकड़ा डाल दिया। शेफर को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि जैसे ही उन्होंने ड्राई आइस डाला, क्लाउड में लाखों माइक्रोस्कोपिक आइस क्रिस्टल्स बनने लगे। उन्होंने तुरंत महसूस किया कि उन्होंने सुपर कूल्ड वाटर को आइस क्रिस्टल्स में बदलने का एक तरीका खोज लिया है। यही ऑब्जर्वेशन क्लाउड सीडिंग का आधार बनी। दूसरे महत्वपूर्ण वैज्ञानिक अदर की साइंटिस्ट्स बाद में बर्नार्ड वॉनगट, जो प्रसिद्ध लेखक कर्ट वॉनगुट के भाई थे, ने पाया कि सिल्वर आयोडाइड AgI आइस फॉर्मेशंस बनाने में ड्राई आइस से भी ज्यादा प्रभावी है। सिल्वर आयोडाइड की क्रिस्टल स्ट्रक्चर बर्फ के क्रिस्टल से बहुत मिलती जुलती है, जिससे ये आइस न्यूक्लाई के रूप में काम करता है। ये खोज ऑपरेशनल क्लाउड सीडिंग के लिए एक बड़ी ब्रेक थ्रू थी। पहला प्रयोग, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट, पहला क्लाउड सीडिंग एक्सपेरिमेंट, जिसे प्रोजेक्ट सिरस कहा गया, 1947 में हुआ। एक मॉडिफाइड B-17 बॉम्बर ने ड्राई आइस को एक स्ट्राटस क्यूमुलस क्लाउड में गिराया। यह एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल रहा और उन्होंने देखा कि क्लाउड डेक में एक रेस ट्रैक जैसा फॉर्मेशन बन गया, जिससे साबित हुआ कि आइस बन रहा था और क्लाउड फिजिक्स को बदला जा सकता था। तो संक्षेप में, क्लाउड सीडिंग का आइडिया एयरक्राफ्ट आइसिंग पर की गई रिसर्च से निकला और विंसेंट जे शेफर ने ड्राई आइस के साथ अपने लैबोरेटरी एक्सपेरिमेंट के जरिए इसकी नींव रखी। जब क्लाउड सीडिंग का कॉन्सेप्ट आया और शुरुआती एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल रहे, तो दुनिया भर के देशों और वैज्ञानिकों ने इसमें गहरी इंटरेस्ट दिखाई। तब से लेकर अब तक क्लाउड सीडिंग पर बहुत काम हुआ है और कई देशों ने इसे विभिन्न पर्पसेस के लिए इम्प्लीमेंट किया है। क्लाउड सीडिंग पर दुनिया भर में हुए प्रमुख काम। क्लाउड सीडिंग का इस्तेमाल मुख्य रूप से वाटर रिसोर्सेज मैनेजमेंट और वेदर मॉडिफिकेशन के लिए किया गया है। 1. पानी की आपूर्ति बढ़ाना, वाटर सप्लाई ऑगमेंटेशन। सूखे से राहत, ड्राउट मिटिगेशन। कई देशों ने सूखे की सिचुएशन में प्रेसिपिटेशन बढ़ाने के लिए क्लाउड सीडिंग का इस्तेमाल किया है। इसका प्राइमरी गोल रिजर्वायर्स और एक्विफर्स को फिर से भरना होता है। यूनाइटेड स्टेट्स, अमेरिका के कई राज्यों, विशेष रूप से पश्चिमी राज्यों जैसे कैलिफोर्निया, यूटा, नेवाडा, कोलोराडो, वायोमिंग ने दशकों से क्लाउड सीडिंग प्रोग्राम चलाए हैं ताकि माउंटेन स्नोपैक को बढ़ाया जा सके। यह स्नोपैक गर्मियों में पिघलकर पानी की आपूर्ति करता है। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स UAE, पानी की गंभीर कमी का सामना कर रहे UAE ने 2000 से क्लाउड सीडिंग में बड़े पैमाने पर इन्वेस्टमेंट किया है। वे आधुनिक एयरक्राफ्ट और यहाँ तक कि ड्रोन्स का भी इस्तेमाल करते हैं, जो इलेक्ट्रिक चार्जेस के साथ सीडिंग करते हैं। उनका लक्ष्य ग्राउंड वाटर लेवल्स को बढ़ाना है। ऑस्ट्रेलिया में भी 1947 से क्लाउड सीडिंग एक्सपेरिमेंट्स चल रहे हैं, खासकर पानी की कमी वाले क्षेत्रों में। 2. कृषि लाभ, एग्रीकल्चरल बेनिफिट्स। फसलों के लिए बारिश, रेनफॉल फॉर क्रॉप्स। कुछ कृषि प्रधान देशों ने फसलों की सिंचाई के लिए आवश्यक रेनफॉल को बढ़ावा देने के लिए क्लाउड सीडिंग का उपयोग किया है। चीन का दुनिया में सबसे बड़ा क्लाउड सीडिंग प्रोग्राम है। वे न केवल पानी की आपूर्ति के लिए, बल्कि कृषि क्षेत्रों में रेनफॉल को इंड्यूस करने, हेल, ओले को कम करने और यहाँ तक कि प्रमुख इवेंट्स जैसे ओलंपिक गेम्स के दौरान साफ आसमान सुनिश्चित करने के लिए भी इसका उपयोग करते हैं। वे रॉकेट्स और आर्टिलरी शेल्स का भी इस्तेमाल करते हैं। भारत में भी विभिन्न राज्यों में ड्राउट कंडीशंस के दौरान क्लाउड सीडिंग ट्रायल्स किए गए हैं। हाल ही में दिल्ली में एयर पोल्यूशन को कम करने के लिए IIT
कानपुर के सहयोग से क्लाउड सीडिंग का ट्रायल करने की प्लानिंग है। थाईलैंड में रॉयल रेन मेकिंग प्रोजेक्ट है जो एग्रीकल्चर के लिए रेनफॉल बढ़ाने पर केंद्रित है। 3. ओलावृष्टि और कोहरे का प्रबंधन, हेल एंड फॉग मैनेजमेंट। ओलों को रोकना, हेल सप्रेशन। कुछ देशों, विशेष रूप से रशिया और ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज ने एग्रीकल्चरल लैंड्स को नुकसान पहुंचाने वाले ओलों को कम करने के लिए क्लाउड सीडिंग का प्रयोग किया है। वे बादलों में सीडिंग एजेंट्स डालकर ओलों को छोटा करने की कोशिश करते हैं ताकि वे नुकसान न पहुंचा सकें। कोहरा हटाना, फॉग डिस्पर्सल। हवाई अड्डों पर विजिबिलिटी सुधारने के लिए कोहरे को हटाने के लिए भी क्लाउड सीडिंग का प्रयोग किया गया है। 4. अनुसंधान और विकास, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। इफेक्टिवनेस की स्टडीइंग इफेक्टिवनेस। दुनिया भर के कई रिसर्च इंस्टीट्यूशंस और यूनिवर्सिटीज लगातार क्लाउड सीडिंग की इफेक्टिवनेस, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट और नई टेक्निक्स पर शोध कर रहे हैं। वे ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये किन कंडीशंस में सबसे अच्छा काम करती है और इसके अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं। वैश्विक स्थिति, ग्लोबल स्टेटस। आज क्लाउड सीडिंग एक विवादास्पद टेक्नोलॉजी बनी हुई है। इसकी इफेक्टिवनेस और एनवायरमेंटल इम्पैक्ट पर अभी भी बहस जारी है। हालांकि पानी की कमी और जलवायु परिवर्तन के बढ़ते प्रभावों के कारण कई देश इसे एक संभावित टूल के रूप में देखते हुए इस पर काम करना जारी रखे हुए हैं। तो क्लाउड सीडिंग का इन्वेंशन होने के बाद से दुनिया भर में इसे पानी, कृषि और मौसम के प्रबंधन के लिए एक टूल के रूप में देखा गया है, जिसमें कई देशों ने सक्रिय रूप से रिसर्च और ऑपरेशंस की हैं। के लिए क्लाउड सीडिंग का उपयोग नहीं होता। 1. अनियंत्रित परिणाम, अनप्रिडिक्टेबल आउटकम्स। क्लाउड सीडिंग के रिजल्ट्स पूरी तरह से गारंटीड नहीं होते। यह हमेशा अपेक्षित मात्रा में बारिश नहीं करवा सकती या कभी-कभी जरूरत से ज्यादा बारिश भी हो सकती है। एंटरटेनमेंट इवेंट्स के लिए आपको प्रिसाइज और कंट्रोल्ड वेदर कंडीशंस चाहिए होती हैं जो क्लाउड सीडिंग से नहीं मिल सकती। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी आउटडोर कॉन्सर्ट या फेस्टिवल के लिए बारिश चाहते हैं तो क्लाउड सीडिंग से ये पक्का नहीं होगा कि बारिश सही समय पर, सही मात्रा में और सही जगह पर हो। 2. लागत, हाई कॉस्ट। क्लाउड सीडिंग ऑपरेशंस बहुत महंगी होती हैं। इसमें विशेष एयरक्राफ्ट, महंगे केमिकल्स और एक्सपर्ट पर्सनल की जरूरत होती है। किसी एंटरटेनमेंट इवेंट के लिए इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट करना आर्थिक रूप से फीजिबल नहीं है। 3. नैतिक और पर्यावरणीय चिंताएं, एथिकल एंड एनवायरमेंटल कंसर्न्स। क्लाउड सीडिंग के एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स को लेकर अभी भी डिबेट जारी है। लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स पूरी तरह से ज्ञात नहीं है। एंटरटेनमेंट के लिए किसी भी संभावित पर्यावरणीय जोखिम को उठाना उचित नहीं माना जाता। वेदर मॉडिफिकेशन के एथिकल इम्प्लीकेशंस भी हैं। अगर एक जगह बारिश करवाई जाती है तो हो सकता है कि किसी दूसरी जगह से बारिश छीन ली जाए, जिससे पानी के बंटवारे को लेकर विवाद हो सकते हैं। 4. लॉजिस्टिकल जटिलताएं, लॉजिस्टिकल कॉम्प्लेक्सिटीज। क्लाउड सीडिंग के लिए सूटेबल क्लाउड्स और एटमॉस्फेरिक कंडीशंस की जरूरत होती है। आप किसी भी दिन या किसी भी जगह अपनी मर्जी से बारिश नहीं करा सकते। एंटरटेनमेंट इवेंट्स को अक्सर फिक्स डेट्स और लोकेशंस पर प्लान किया जाता है जो क्लाउड सीडिंग की जरूरतों से मेल नहीं खा सकते। अपवाद, एक्सेप्शंस। हालांकि सीधे एंटरटेनमेंट के लिए नहीं, लेकिन कुछ देशों ने बड़े राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों जो एक तरह से एंटरटेनमेंट और प्रेस्टीज का हिस्सा होते हैं में साफ आसमान सुनिश्चित करने या बारिश को रोकने के लिए क्लाउड सीडिंग का इस्तेमाल किया है। चीन, चाइना, बीजिंग ओलंपिक 2008 जैसे बड़े इवेंट्स के दौरान चीन ने क्लाउड सीडिंग का इस्तेमाल किया ताकि ओपनिंग सेरेमनीज के दौरान बारिश न हो और आसमान साफ रहे। उन्होंने सीडिंग एजेंट्स का उपयोग करके इवेंट एरिया से पहले ही बादलों को खाली करने की कोशिश की। ये सीधे बारिश करवाने के लिए नहीं था, बल्कि बारिश को रोकने के लिए था ताकि इवेंट स्मूथली हो सके। यह सिचुएशन भी एक तरह से वेदर मॉडिफिकेशन है, लेकिन इसका प्राइमरी गोल बारिश करवाना नहीं बल्कि बारिश को रोकना होता है ताकि इवेंट सफलतापूर्वक हो। तो सीधे शब्दों में कहें तो क्लाउड सीडिंग को एंटरटेनमेंट के लिए एक टूल के रूप में नहीं देखा जाता है। यह एक गंभीर साइंटिफिक टेक्निक है जिसका उपयोग रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को हल करने के लिए किया जाता है। यह एक आम गलतफहमी, कॉमन मिसकंसेप्शन है कि हॉलीवुड और बॉलीवुड की फिल्मों में बारिश के सीन के लिए क्लाउड सीडिंग का इस्तेमाल किया जाता है। क्यों ये एक गलतफहमी है? जैसा कि हमने पहले भी बात की है, इसके कई कारण हैं। 1. नियंत्रण और सटीकता, कंट्रोल एंड प्रिसिजन। फिल्म मेकिंग में हर चीज पर नियंत्रण, कंट्रोल चाहिए होता है। बारिश किस समय, कितनी मात्रा में और किस जगह गिरेगी, ये बिल्कुल तय होना चाहिए। क्लाउड सीडिंग से बारिश के परिणामों, आउटकम्स को इतनी सटीकता से नियंत्रित, कंट्रोल नहीं किया जा सकता। ये एक बड़े एरिया में होती है और इसके रिजल्ट्स हमेशा प्रेडिक्टेबल नहीं होते। 2. लागत और व्यावहारिकता, कॉस्ट एंड प्रैक्टिकलिटी। क्लाउड सीडिंग एक बहुत महंगी, एक्सपेंसिव प्रक्रिया है जिसमें विशेष इक्विपमेंट और एक्सपर्ट्स की जरूरत होती है। किसी फिल्म के 1 या 2 सीन के लिए इतना बड़ा खर्च करना अव्यावहारिक, इम्प्रैक्टिकल है। फिल्मों की शूटिंग के लिए एक निर्धारित फिक्स्ड शेड्यूल होता है। क्लाउड सीडिंग में बारिश का इंतजार करना या उसे प्रेरित करना समय लेने वाला, टाइम कंज्यूमिंग और अनिश्चित होता है। 3.
कानूनी और नैतिक मुद्दे, लीगल एंड एथिकल इश्यूज। क्लाउड सीडिंग के कानूनी, लीगल और पर्यावरणीय एनवायरमेंटल प्रभाव होते हैं। किसी फिल्म की शूटिंग के लिए मौसम, वेदर में जानबूझकर बदलाव करना कानूनी अनुमति, लीगल परमिशंस और पर्यावरणीय प्रभाव आकलन, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट के बिना संभव नहीं होगा। 4. उपलब्ध विकल्प, अवेलेबल ऑल्टरनेटिव्स। फिल्म इंडस्ट्री के पास बारिश दिखाने के लिए पहले से ही बहुत प्रभावी और नियंत्रित तरीके, कंट्रोल्ड मेथड्स मौजूद हैं। रेन रिग्स ये पाइपों और स्प्रिंकलर सिस्टम होते हैं जिन्हें शूटिंग सेट पर लगाया जाता है और जरूरत के हिसाब से बारिश पैदा करते हैं। पानी के टैंकर और हॉसेस, वाटर टैंकर्स एंड हॉसेस, छोटे सीन या सड़कों को गीला करने के लिए इनका इस्तेमाल होता है। कंप्यूटर जनित इमेजरी, CGI कंप्यूटर जनरेटेड इमेजरी। आधुनिक फिल्मों में अक्सर डिजिटली से बारिश के प्रभाव को जोड़ा जाता है, खासकर बड़े और जटिल सीन। इसलिए यह कहना सही है कि जो लोग यह सोचते हैं कि फिल्मों में क्लाउड सीडिंग से बारिश की जाती है, वे एक गलतफहमी, मिसकंसेप्शन में जी रहे हैं। फिल्म मेकर्स अपने काम के लिए अधिक नियंत्रित, कंट्रोल्ड, विश्वसनीय, रिलायबल और किफायती, कॉस्ट इफेक्टिव तरीकों का इस्तेमाल करते हैं। सीडिंग पर हॉलीवुड और बॉलीवुड में बनी फिल्में। जैसा कि हमने पहले भी विस्तार से चर्चा की है, क्लाउड सीडिंग एक साइंटिफिक टेक्निक है जिसका उपयोग रियल वर्ल्ड वेदर मॉडिफिकेशन के लिए किया जाता है। इसे एंटरटेनमेंट के लिए या फिल्म सेट्स पर बारिश करवाने के लिए रियल में इस्तेमाल नहीं किया जाता। फिल्मों में बारिश दिखाने के लिए प्रैक्टिकल इफेक्ट्स जैसे रेन रिग्स और पानी के फव्वारे और CGI कंप्यूटर जनरेटेड इमेजरी का उपयोग होता है। हालांकि कुछ हॉलीवुड फिल्मों में वेदर मैनिपुलेशन या क्लाइमेट चेंज को नियंत्रित करने की काल्पनिक अवधारणाओं, फिक्शनल कॉन्सेप्ट्स को दिखाया गया है जो क्लाउड सीडिंग के विचार से मिलती जुलती या उससे कहीं अधिक शक्तिशाली हो सकती हैं। ये फिल्में वैज्ञानिक सटीकता, साइंटिफिक एक्यूरेसी के बजाय ड्रामेटिक इफेक्ट और स्टोरी लाइन पर अधिक ध्यान केंद्रित करती हैं। हॉलीवुड फिल्में काल्पनिक अवधारणाओं पर आधारित। ये फिल्में रियल क्लाउड सीडिंग पर आधारित नहीं है, बल्कि मौसम नियंत्रण, वेदर कंट्रोल की काल्पनिक तकनीकों या जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज के प्रभावों को दर्शाती हैं। 1. जियोस्टॉर्म 2017। ये शायद सबसे सीधा उदाहरण है। इस साइंस फिक्शन डिजास्टर फिल्म में दुनिया भर के मौसम को नियंत्रित करने के लिए एक ग्लोबल सैटेलाइट नेटवर्क बनाया गया है। ये नेटवर्क क्लाइमेट चेंज के प्रभावों को रोकने के लिए डिजाइन किया गया है, लेकिन बाद में ये सिस्टम खराब हो जाता है और भयंकर भू तूफान जियोस्टॉर्म पैदा करता है। ये क्लाउड सीडिंग से कहीं ज्यादा व्यापक और शक्तिशाली टेक्नोलॉजी को दर्शाती है। 2. द एवेंजर्स 1998। ये एक पुरानी ब्रिटिश एक्शन एडवेंचर फिल्म है, मार्वल वाली नहीं। इसमें एक विलन मौसम को नियंत्रित करने वाली मशीन, वेदर कंट्रोलिंग मशीन का उपयोग करके दुनिया पर राज करने की कोशिश करता है, जिससे भयंकर तूफान और बवंडर आते हैं। ये भी मौसम नियंत्रण, वेदर कंट्रोल की एक काल्पनिक अवधारणा पर आधारित है। 3. द डे आफ्टर टुमारो 2004। यह फिल्म ग्लोबल वार्मिंग के कारण होने वाले अचानक और गंभीर क्लाइमेट चेंज को दिखाती है, जिससे पृथ्वी एक नए हिमयुग में प्रवेश करती है। इसमें सीधी क्लाउड सीडिंग नहीं है, लेकिन ये मौसम के बड़े पैमाने पर बदलाव, लार्ज स्केल वेदर चेंज और मानव जाति पर इसके प्रभाव की एक काल्पनिक कहानी, फिक्शनल स्टोरी है। 4. क्लाउडी विद अ चांस ऑफ मीटबॉल्स 2009। यह एक एनिमेटेड कॉमेडी फिल्म है जिसमें एक वैज्ञानिक एक ऐसी मशीन बनाता है जो आसमान से भोजन की बारिश करा सकती है। ये क्लाउड सीडिंग के साइंटिफिक बेसिस से बहुत अलग है, लेकिन ये बादलों का उपयोग करके कुछ असामान्य चीजें पैदा करने के एक काल्पनिक विचार, फिक्शनल आइडिया से जुड़ी है। बॉलीवुड फिल्में। बॉलीवुड में ऐसी कोई प्रमुख फिल्म नहीं है जहां रियल या काल्पनिक क्लाउड सीडिंग को कहानी के मुख्य हिस्से के रूप में दिखाया गया हो। जब भी बारिश के सीन आते हैं, वे प्रैक्टिकल इफेक्ट्स या CGI का उपयोग करके ही बनाए जाते हैं। भारतीय सिनेमा में अक्सर बारिश को एक प्राकृतिक घटना या भावनात्मक क्षण के रूप में दर्शाया जाता है, न कि किसी साइंटिफिक टेक्निक द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो संक्षेप में, क्लाउड सीडिंग पर कोई भी फिल्म रियल में नहीं बनी है, बल्कि हॉलीवुड में कुछ फिल्में हैं जो मौसम को नियंत्रित करने की काल्पनिक अवधारणाओं पर आधारित हैं। बॉलीवुड में ऐसी कोई फिल्म नहीं है। कंक्लूजन ऑफ आवर कॉन्वर्सेशन। हमारी बातचीत क्लाउड सीडिंग पर केंद्रित थी और हमने इसके कई महत्वपूर्ण पहलुओं को विस्तार से समझा। हमने जाना कि क्लाउड सीडिंग एक वैज्ञानिक तकनीक, साइंटिफिक टेक्निक है जिसका उपयोग मौसम को संशोधित, मॉडिफाई वेदर करने के लिए किया जाता है, मुख्य रूप से बारिश को बढ़ाने, इंक्रीज रेनफॉल या कुछ मामलों में उसे रोकने के लिए। विंसेंट जे शाफर ने 1946 में ड्राई आइस के साथ प्रयोग, एक्सपेरिमेंट करके इसकी नींव रखी थी। दुनिया भर के कई देशों जैसे अमेरिका, USA, चीन, चाइना और संयुक्त अरब अमीरात UAE ने पानी की कमी, वाटर स्कैसिटी को दूर करने, कृषि, एग्रीकल्चर में मदद करने और ओलों को नियंत्रित, कंट्रोल हेल करने जैसे वास्तविक उद्देश्यों, रियल पर्पसेस के लिए इसका इस्तेमाल किया है। हमने ये भी स्पष्ट किया कि क्लाउड सीडिंग सिर्फ एक अच्छी चीज नहीं है, नॉट जस्ट अ गुड थिंग।
इसकी अपनी चुनौतियां, चैलेंजेस और संभावित नुकसान, पोटेंशियल ड्रॉबैक्स भी हैं, जिनमें पर्यावरणीय प्रभाव, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट, उच्च लागत, हाई कॉस्ट और परिणामों की अनिश्चितता, अनप्रेडिक्टेबिलिटी ऑफ रिजल्ट्स शामिल हैं। यह छोटे जैसे 100 मीटर के दायरे में बारिश कराने के लिए उपयुक्त नहीं, नॉट सूटेबल है, बल्कि बड़े क्षेत्रों, एरियाज को प्रभावित करती है। सबसे महत्वपूर्ण बात, हमने इस गलतफहमी, मिसकंसेप्शन को दूर किया कि हॉलीवुड या बॉलीवुड की फिल्मों में बारिश के सीन के लिए क्लाउड सीडिंग का इस्तेमाल किया जाता है। फिल्म निर्माता नियंत्रित तरीकों, कंट्रोल्ड मेथड्स जैसे रेन रिग्स और सीजीआई का उपयोग करते हैं। कुछ हॉलीवुड फिल्मों में भले ही मौसम नियंत्रण, वेदर कंट्रोल की काल्पनिक अवधारणाएं दिखाई गई हों, लेकिन वे वास्तविक क्लाउड सीडिंग, रियल क्लाउड सीडिंग पर आधारित नहीं होती। कुल मिलाकर क्लाउड सीडिंग एक जटिल, कॉम्प्लेक्स और शक्तिशाली तकनीक, पावरफुल टेक्निक है, जिसके लाभ, बेनिफिट्स और जोखिम, रिस्क्स दोनों हैं, और इसका उपयोग व्यवहारिक, प्रैक्टिकल और जरूरी उद्देश्यों, नेसेसरी पर्पसेस के लिए किया जाता है, न कि मनोरंजन, एंटरटेनमेंट